हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग संसद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करती है। तो हमारे भारत में जो संसद है वो द्विसदनीय होती है और इसका प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 79 के अंतर्गत किया गया है, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो अनुच्छेद 79 है ये कहता है कि भारत में जो संसद होगी उसके 3 अंग होंगे, एक तो राष्ट्रपति होगा और इसके 2 सदन होंगे। ये 2 सदन कौन कौन से होंगे? तो इसमें से एक होगा राज्यसभा और एक होगा लोकसभा। ये जो राज्यसभा है इसे अपर हाउस भी कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और ये जो लोकसभा है इस लोकसभा को लोअर हाउस भी कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो ऑप्शन ए है उसमें दिया है अनुच्छेद नंबर 89। ये अनुच्छेद नंबर 89 कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। पदेन अध्यक्ष होने का मतलब क्या है कि जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाएगा वह स्वतः ही राज्यसभा का अध्यक्ष भी हो जाएगा, यही होता है पदेन अध्यक्ष का मतलब। उसके बाद जो ऑप्शन डी में दिया है अनुच्छेद नंबर 59, इसमें जो है वो राष्ट्रपति के लिए शर्तों का उल्लेख जो है वो इस अनुच्छेद में किया गया है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा द्वारा एक धन विधेयक को कितने दिनों के भीतर या तो सिफारिश के साथ में या सिफारिश के बिना लोकसभा में वापस भेजना अनिवार्य होता है। तो जो राज्यसभा होता है वो धन विधेयक को केवल और केवल 14 दिनों के लिए ही अपने पास में रख सकता है, इससे ज़्यादा वो अपने पास नहीं रख सकता है। अगर नहीं भेजेगा तभी मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने इस बिल को भेज दिया है लोकसभा में, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। जो धन विधेयक होता है इसकी चर्चा जो है वो अनुच्छेद नंबर 110 में की गई है कि अनुच्छेद जो धन विधेयक है वो क्या होगा। और जो धन विधेयक होता है इस पर अंतिम निर्णय जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है कि कौन सा विधेयक जो है वो धन विधेयक है या नहीं है। इसका निर्णय जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। और जो धन विधेयक होता है इस पर जो है वो पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो लोकसभा का होता है। किसका होता है? लोकसभा का। इसका मतलब कि जब लोकसभा से धन विधेयक पास करके राज्यसभा में भेज दिया जाता है तो राज्यसभा के पास में 14 दिन का ही टाइम होता है, केवल और केवल 14 दिन का, कि 14 दिन के भीतर भीतर ही धन विधेयक पर राज्यसभा कुछ चाहे तो सिफारिश दे सकती है उस पर। उसमें जो है वो संशोधन खुद नहीं कर सकती है राज्यसभा, इस पर बस सिफारिश दे सकती है वो लोकसभा को, या बिना सिफारिश के भी वो जो है वो लोकसभा में इस बिल को वापस भेज सकती है, केवल और केवल 14 दिन के ही भीतर। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती है। तो अनुच्छेद 80 कहता है कि राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या जो है वो मैक्सिमम जो है वो 250 हो सकती है, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो अनुच्छेद 280 है ये कहता है कि राज्यसभा में अधिकतम जो सीटों की संख्या है वो 250 हो सकती है और इस 250 में से जो 12 सदस्य होते हैं उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाएगा, ऐसा जो है अनुच्छेद 80 के अंतर्गत बताया गया है। और वर्तमान में जो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है वो कुल 245 है। कितनी है? 245 है। इसमें से 233 जो है वो चुन करके आए हैं राज्यों से और यूटी से चुन करके आए हैं, और जो 12 सदस्य हैं उनको मनोनीत किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है वो हम लोगों को छांटना है। तो चलिए देखते हैं। तो जो ऑप्शन ए है ये कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री नहीं होता है, बल्कि वो होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति जो है वो
राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये तो सही नहीं हो सकता। जो ऑप्शन बी है ये कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ऑप्शन सी है ये कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, तो ये भी गलत है। जो ऑप्शन डी है ये कह रहा है कि भारत के महान न्यायवादी जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो ये भी गलत है। केवल और केवल जो ऑप्शन बी है यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो भारत में पहली बार निर्वाचित संसद जो है वो पहली बार 1952 ईस्वी में आई थी। कब? 1952 ईस्वी में, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। भारत में पहली बार आम चुनाव जो है ना मई 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ? मई 1952 ईस्वी में हुआ, और इसी के बाद में लोकसभा और राज्यसभा का गठन किया गया था, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य को राज्यसभा में दूसरी सबसे अधिक ज़्यादा सीटें आवंटित की गई हैं? तो राज्यसभा में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं वो महाराष्ट्र को दी गई हैं, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। पहले नंबर पर किसकी ज़्यादा सबसे सीटें हैं? तो पहले नंबर पर यूपी की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, और यूपी में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो कुल 31 हैं। कितनी हैं? 31 हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र का नंबर आता है, और महाराष्ट्र से जो है वो 19 सीटें राज्यसभा में हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है कर्नाटक का नंबर, और कर्नाटक से कुल 12 जो सीट है वो राज्यसभा में शामिल की गई है। इनको आप ध्यान रखिएगा, ये टॉप 3 राज्य हैं जिनकी सीटें जो हैं वो राज्यसभा में सबसे अधिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के पहले अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो राज्यसभा के पहले अध्यक्ष जो थे वो थे एस राधाकृष्णन जी। कौन थे? एस राधाकृष्णन जी, क्योंकि यही जो है वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, और जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो राधाकृष्णन जी हैं ये 1952 ईस्वी में राज्यसभा के अध्यक्ष बने थे, और ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, इनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या नाम था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व है? किस यूटी का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है वो पूछ रहा है। तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जो है वो पुडुचेरी का है, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। हमारे देश में कुल 8 यूटी हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इसमें से जो 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं इनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। और ये कौन कौन से 3 हैं? तो पहली तो दिल्ली है, दूसरी जो है वो यूटी वो है जम्मू कश्मीर, और तीसरी है पांडिचेरी। इसको आप ध्यान रखिएगा, केवल और केवल 3 ही यूटी हैं जिनका कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। और राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है वो 4थी अनुसूची में किया गया है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसी में बताया गया है कि राज्यों से कितनी सीटें होंगी राज्यसभा में, और यूटी से कितनी सीटें होंगी राज्यसभा में, ये जो है वो बताया गया है 4थी अनुसूची में। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कुल 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो 12 सदस्य होते हैं इनका मनोनयन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रपति के द्वारा इनका मनोनयन जो है वो राज्यसभा में किया जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या जो है वो कुल 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में जो है वो 245 है, और इसमें से 245 में से 12 जो सदस्य हैं उनका मनोनयन किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, और जो 233 सदस्य हैं ये राज्यों से और यूटी से चुन करके आए हैं। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के कामकाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
कौन सा कथन सही है राज्यसभा के बारे में, वो हम लोगों को चुनना है। तो चलिए देखते हैं। तो जो ऑप्शन ए है ये कह रहा है कि लोकसभा भंग होने के बाद राज्यसभा भंग हो जाती है। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो राज्यसभा होती है ये कभी भंग ही नहीं होती है। लोकसभा तो भंग हो सकती है, लोकसभा को राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है, लेकिन राज्यसभा जो है वो कभी भंग नहीं होती है। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये तो सही नहीं हो सकता। इसके बाद जो ऑप्शन बी है इसमें दिया है कि राज्यसभा भारत के राष्ट्रपति की सहमति से भंग होती है। तो ये भी गलत है, क्योंकि राज्यसभा तो भंग हो ही नहीं सकती, तो इसमें राष्ट्रपति की और किसी की भी सलाह की क्या ही आवश्यकता है। तो ये भी सही नहीं हो सकता। जो ऑप्शन सी है ये कह रहा है कि राज्यसभा हर दूसरे साल भंग हो जाती है। तो ये भी गलत है, क्योंकि राज्यसभा तो भंग होती ही नहीं है। हर दूसरे साल पर क्या होता है कि राज्यसभा से 1/3 सदस्य जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं और फिर नए 1/3 सदस्य जो हैं वो चुन करके आते हैं हर 2 साल पर। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो ऑप्शन डी है ये कह रहा है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। तो ये बिल्कुल सही है कि जो राज्यसभा होती है वो कभी भंग नहीं होती, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी। तो राज्यसभा का सदस्य बनने वाली जो पहली महिला थी वो थी रुक्मिणी देवी अरुणडेल। कौन थी? रुक्मिणी देवी अरुणडेल जी थी। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो रुक्मिणी देवी अरुणडेल हैं इन्हें 1952 ईस्वी की जो लोकसभा बनी थी, उस राज्यसभा बनी थी, उसमें जो है वो इनका मनोनयन किया गया था और इनको 1956 ईस्वी में पद्म पुरस्कार से भी, पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और ये जो रुक्मिणी देवी अरुणडेल हैं ये भरतनाट्यम की एक कलाकार हैं, भरतनाट्यम की एक नृत्यांगना है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं। तो वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है 2019 से लेकर के 2024 तक जो लोकसभा है इसके जो अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला जी हैं। कौन है? ओम बिरला जी हैं। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष का जो चुनाव है वो लोकसभा के सदस्यों के ही द्वारा किया जाता है। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है इसके चुनाव की प्रक्रिया जो है वो अनुच्छेद 93 में बताई गई है। यह जो अनुच्छेद 93 है ये कहता है कि लोकसभा जो है वो स्वयं ही अपने सदस्यों के द्वारा एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेगा। ऐसा अनुच्छेद 93 में बताया गया है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा निम्न में से किसको सौंप सकता है। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो अपना इस्तीफा जो है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंप सकता है। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपता है और जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपता है। दोनों लोग आपस में ही अपना इस्तीफा देते रहते हैं, लेते रहते हैं। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो अनुच्छेद 93 है इसमें बताया गया है कि जो लोकसभा है वो स्वयं ही अपना एक अध्यक्ष चुनेगी और अपना एक उपाध्यक्ष चुनेगी। ऐसी बात जो है वो अनुच्छेद 93 में बताई गई है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जब संयुक्त बैठक होती है तो इसकी अध्यक्षता करने का जो अधिकार है वो लोकसभा के अध्यक्ष को होता है। लेकिन जब लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित नहीं रहता है तो फिर इसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? लोकसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा की जाती है। लेकिन जब उपाध्यक्ष भी उपस्थित नहीं रहता है तब जाकर के इसके बाद जो है वो राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। एक बात आप और ध्यान रखिएगा कि जब ये दोनों उपस्थित नहीं रहते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष,
तो इसकी अध्यक्षता जो है वो राज्यसभा के सभापति के द्वारा नहीं की जा सकती है। ये देखिए, ये ध्यान रखिएगा आप। क्यों? क्योंकि जो राज्यसभा का सभापति होता है ना, इसका चुनाव नहीं होता है, इसका चुनाव नहीं होता है, बल्कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति हो जाता है, पदेन अध्यक्ष होता है, इसलिए इसका चुनाव नहीं होता और इसीलिए इसे जो है वो अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है। तो उत्तर प्रदेश के बाद में लोकसभा में सबसे ज़्यादा जो सीटें आती हैं वो आती हैं महाराष्ट्र से। कहाँ से? महाराष्ट्र से आती हैं, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश से आती हैं और उत्तर प्रदेश से कुल 80 सीटें जो हैं वो लोकसभा में हैं। कितनी हैं? 80 सीटें हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा सीटें हैं लोकसभा में और यहाँ पर कितनी सीटें हैं? तो यहाँ से 48 कुल सीटें हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल से लोकसभा में कुल 42 सीटें आती हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। ये टॉप के 3 राज्य हैं जहाँ से कि लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है। तो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो सरकार के खिलाफ केवल और केवल लोकसभा में लाई जा सकती है, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। हमारे संविधान का जो अनुच्छेद है 75(3) ये कहता है कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी और जब लोकसभा के प्रति जो है वो सरकार मंत्रिपरिषद जो है वो उत्तरदायी होती है, इसीलिए लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया जा सकता है। एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों की सहमति जो है वो अनिवार्य होती है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग कर सकता है, किसकी सलाह पर। तो राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग कर सकता है केवल और केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। हमारे यहाँ की जो लोकसभा है इसको केवल और केवल राष्ट्रपति के ही द्वारा भंग किया जा सकता है और राष्ट्रपति जो है वो केवल और केवल प्रधानमंत्री की ही सलाह पर भंग कर सकता है। अपनी मर्जी से वो भंग नहीं कर सकता है, न ही वो जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष की मर्जी से लोकसभा के अध्यक्ष की सलाह पर भंग कर सकता है, न ही उपराष्ट्रपति की सलाह पर भंग कर सकता है और न ही जो है ये मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर भंग कर सकता है। केवल और केवल प्रधानमंत्री के ही सलाह पर इसको भंग की जा सकती है। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग तो जो लोकसभा होती है ये जो है इसका कार्यकाल जो है वो कुल 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। इसकी पहली बैठक से लेकर के 5 वर्ष के बाद जो है वो स्वतः ये विघटित हो जाती है। लेकिन अगर बीच में इसको विघटित करने की आवश्यकता पड़ी तो इसको जो है बीच में राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो इसका विघटन किया जाता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर। इसको आप ध्यान रखिएगा। और जो राज्यसभा होती है ये एक अस्थायी सदन है, अर्थात इसका कभी भी विघटन नहीं होता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, यह कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी। तो लोकसभा में पहली जो महिला स्पीकर बनी थी वो बनी थी मीरा कुमार जी। कौन? मीरा कुमार जी बनी थी, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो मीरा कुमार जी हैं ये जो है वो 2009 ईस्वी में जो है लोकसभा की पहली महिला स्पीकर बनी थी और इनका चुनाव जो है वो निर्विरोध हुआ था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं। तो एक वर्ष में लोकसभा में सामान्य रूप से जो है वो 3 सत्र जो है वो आयोजित किए जाते हैं, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। हमारी लोकसभा में कुल 3 सत्र जो आयोजित होते हैं, इसमें जो पहला होता है वो बजट अधिवेशन होता है, बजट सत्र होता है और इसका आयोजन जो है वो फरवरी मार्च में किया जाता है। किसमें? फरवरी मार्च में होता है इसका आयोजन। इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद मानसून सेशन आता है, मानसून अधिवेशन आता है और इसका आयोजन जो है वो जुलाई और अगस्त में किया जाता है।
उसके बाद आता है शीतकालीन सत्र, शीतकालीन अधिवेशन आता है और इसका जो आयोजन है वो नवंबर दिसंबर में किया जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इन 3 के अलावा जब भी सरकार को आवश्यकता पड़ती है, उस जो सरकार को आवश्यकता अगर पड़ती है तो सरकार जो है वो अपने अनुसार जो है वो संसद का सत्र आयोजित कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है। तो लोकसभा में कोई किस प्रश्न को स्वीकार करना है, किस प्रश्न को अस्वीकार करना है, इसका फैसला जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, इससे बार बार क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसका काम क्या होता है, तो इसको हम इसके जो सारे काम है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका तो सबसे पहला काम यही होता है कि वो कौन से प्रश्न को स्वीकार करेगा, किसको अस्वीकार करेगा, इसका निर्णय वो लेगा अपने हाथ में। उसके बाद जो दूसरा इसका काम होता है वो होता है कि कार्यवाही को स्थगित करना। जिससे कार्यवाही चल रही है उसको अगर स्थगित करने की आवश्यकता पड़ जाती है, कोई भी रोष उत्पन्न हो जाता है, तो उस स्थिति में वो कार्यवाही को स्थगित कर सकता है। ध्यान रखिएगा कि सत्र को भंग करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास में है। किसके पास में? राष्ट्रपति के पास में है। ये सत्र को आहूत भी करता है और भंग भी करता है राष्ट्रपति, लेकिन स्थगित जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो तीसरा काम है लोकसभा अध्यक्ष का, वो ये है कि जब भी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो तो उसकी अध्यक्षता करना जो है वो लोकसभा अध्यक्ष का काम होता है। उसके बाद जो चौथा इसका काम है ये होता है कि भाषण देने के लिए अनुमति दे सभी जो सदस्य हैं, और उनका समय क्या होगा, उसका क्रम क्या होगा, ये भी निर्धारित किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद पांचवा इसका काम जो होता है वो होता है निर्णायक मत का, अर्थात पक्ष और विपक्ष के बीच में अगर बराबर वोटिंग हो जाती है तो जो लोकसभा अध्यक्ष होता है इसका वोटिंग जो है वो निर्णायक होता है। ये जो है वो इसका पांचवा अधिकार होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर इस वीडियो का PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। बाकी की जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।